तो एक्सरसाइज 3 को डिस्कस कर रहे थे तो पार्ट 1 में भी कुछ रह गया था शायद, व्हाट आई थिंक ना, कुछ पार्ट 1 का भी पार्ट रह गया था। तो अगर कोई डाउट नहीं है पार्ट 1 में तो अपन पार्ट 3 को डिस्कस कर। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 15 क्वेश्चन, राइट। वही मुझे याद है, कुछ अपन 15 वगैरह ऐसे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, पार्ट 1 का कुछ रह गया था। पार्ट 1 का 15 क्वेश्चन। जी एडवांस प्रॉब्लम। ठीक है, 15 क्वेश्चन भी करते हैं। हाँ, तो 15 क्वेश्चन पार्ट 1 का बचा हुआ था, उसके बाद अपन को एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 करना है। तो पहले पार्ट 1 को कंप्लीट कर देते हैं। A closed tank has two compartments, both filled with oxygen. Assume that ideal. The portion separating the two compartments is fixed and is perfect heat insulated. ठीक है, वो पता क्या बोल रहा है? वो कह रहा है 15th वाले क्वेश्चन में, पार्ट 1 का 15th है, एक्सरसाइज 3 को डिस्कस कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक परफेक्टली इंसुलेटेड कंटेनर है और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वैसे इसमें फिगर भी गिवन है आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें हीट लॉस नहीं हो सकता और गेन भी नहीं हो सकता, तो ये परफेक्टली इंसुलेटेड है। इसको अपन ने डिवाइड कर रखा है। इस तरफ अपन को गिवन है 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम है 5 बार, प्रेशर है और 400 केल्विन है। ये ए वाला पार्ट हो गया। और बी वाले पार्ट की तरफ ये गिवन है 3 मीटर क्यूब, प्रेशर अपन को गिवन है 1 बार, टेम्परेचर गिवन है अपन को कितना, 300 केल्विन। ठीक है, ये अपन को गिवन है। अभी कह रहा है कि फिगर 1 दिस, इफ द ओल्ड पार्टीशन इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पार्टीशन, मतलब इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं न्यू पार्टीशन से, which can slide and conduct heat but does not allow the leak across. तो वो कह रहा है कि इसको ना आप एक नए मतलब पार्टीशन से डिवाइड करते हैं जो कि स्लाइड हो सकता है इधर उधर, लेकिन वो गैस को इधर उधर नहीं जाने दे सकता। नए पार्टीशन से पर उसको सेपरेट करते हैं, बट वो गैस को इधर उधर नहीं जाने देगा, ठीक है। और वो हीट कंडक्ट करेगा, राइट ना। तो अपन क्या करेंगे, अगर हीट कंडक्ट करेगा तो द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ द कंपार्टमेंट ए आफ्टर द सिस्टम अटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है, अपन को वॉल्यूम बताना है। तो पहले तो अपन ये कहेंगे भाई कि देखो, आपने जब मुझसे कहा कि ये स्लाइड कर सकता है, तो ये तब तक स्लाइड करेगा इधर उधर जब तक कि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल ना हो जाए, तब तक स्लाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर ये स्लाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है, यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, तो अपन कहेंगे, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर इज इक्वल ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन लिखेंगे प्रेशर ऑन इक्वल साइड विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑन राइट साइड। सो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है। अब यहां पर गैस इधर से इधर नहीं जा सकता, मतलब मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। हमें क्या बताना है कि भाई इधर दोनों, इस तरफ और इस तरफ प्रेशर इक्वल रहेगा, अदरवाइज ये मूव करता रहेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, वो तो कांस्टेंट रहेगा, जितना मोल्स इधर रहेगा उतना ही मोल्स इधर भी रहेगा। सो अगर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी की बात करें, एनआरटी की बात करें,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, क्योंकि गैस इधर से इधर मूव नहीं कर सकता, गैस इधर से इधर मूव नहीं कर सकता, तो अपन कहेंगे फिर अपन कहेंगे भाई इसमें ना दोनों का प्रेशर इक्वल होगा, दोनों का प्रेशर इक्वल होगा तभी ये स्लाइडिंग रुकेगा। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू, इसको ए कर लेते हैं फॉर ए, and that will be equal to, that is number of moles of B RT divided by, क्या करेंगे अपन, that will be equal to right VB, ये कर देंगे अपन। अभी दोनों के मोल्स थोड़ी इक्वल हो सकते हैं, मोल्स तो अलग अलग है। तो अपन का एक और बात गिवन है उसमें, है एक और बात गिवन है, और वो है क्या कि वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। ये अपन को गिवन था फिगर, इफ द ओल्ड पार्टीशन इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पार्टीशन व्हिच कैन स्लाइड एंड conduct heat but not allow the gas to leak across the volume in compartment of meter cube of A after the system attains equilibrium। ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ मोल्स, इसके कैलकुलेट कर लेंगे। अपन को पता है इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, इसका Na विल बी इक्वल टू इसका प्रेशर वॉल्यूम एंड दैट इज RT। और इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है दैट इज प्रेशर वॉल्यूम अपॉन RT, ये हो जाएगा भाई। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अब मुझे एक बात पता है, वो कह रहे हैं कि जब अपन ने स्लाइड को चेंज किया था, एक ऐसे स्लाइड से जो इधर उधर मूव कर सकता है, वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। अगर हीट को कंडक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो दोनों तरफ टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सो इसका मतलब है टी भी सेम हो गया, दोनों तरफ टी तो सेम रहेगा, प्रेशर भी सेम रहेगा और टी भी सेम रहेगा, क्योंकि वो हीट कंडक्ट कर सकता है ना। ये मतलब हीट अगर इधर उधर स्लाइड करेगा तो किसी का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। हीट कंडक्ट करेगा तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वो उसको ऑब्जॉर्व कर देगा। तो अपन वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये और ये तो कैंसिल हो गए। ये जो अपन ने फाइनल एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए, और ये फाइनल वॉल्यूम ऑफ बी है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ बी है, बी के फाइनल वॉल्यूम्स है। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे भाई, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ऐसे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना था अपने पास, पीए वीए अपॉन आरटी है, तो मैं पीए को क्या कर लेता हूं, दैट इज पीए प्रेशर 5 बार इनटू, पहले अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एनए को 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय आरटी, आर और टी मुझे गिवन था 400, बाद में अपन ने लिखा 1 बाय वीएएफ, ये लो भाई। तो दिस विल बी इक्वल टू एमबी कितना था अपने पास, वो पीबी, प्रेशर इज 1 बार, वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय आर इंटू 300, और इंटू लिखेंगे ये वी बी एफ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे रेशियो मिल गया, किसका रेशियो, वीए और फाइनल वीएफ का रेशियो मिल गया, कि ये दोनों किस रेशियो में होंगे। अभी क्या है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 4 है, तो अब आफ्टर फाइनली कितना वॉल्यूम का रेशियो होगा वो मिल गया मेरे पास। अगर मुझे वॉल्यूम का रेशियो मिल जाए तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे पता होंगे इसके, तो फिर मैं बता सकता हूं किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके कि फाइनल वॉल्यूम कितना रहा होगा, राइट। यहां पर अपन सब्स्टिट्यूट करके दूसरा कोई वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो यहां पर मुझे रेशियो मिल जाएगा, चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5/4, मैं इस जीरो का ऐसे कैंसिल करने वाला हूं, 5/4 इंटू 1 अपॉन है वीए फाइनल विल बी इक्वल टू 3/1
ये 3 और 3 ना, ये 0 कैंसिल किए थे अपन ने, ये भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 कैंसिल हो गया तो 1/VF, तो VBF। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, VAF को, VF को कम मैंने यहाँ पर ये कर लिया। अब इनका जो वॉल्यूम है वो 5/4 के रेशियो में डिवाइड कर दो आप, राइट। तो अपन आंसर चेक कर लेते हैं, अगर वॉल्यूम अपन रेशियो में डिवाइड करके बता सकते हैं तो अपन बता देंगे भाई कितना रेशियो होगा वॉल्यूम से, अगर डिवाइड करके बता सकते हैं। नहीं, अपन को बस यही मिला कि जो वॉल्यूम ए का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ बी, तो अपन को सिर्फ रेशियो मिला। अब अपन क्या करेंगे, फाइनल मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे इसके, भाई जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, तो फाइनली जब इसका प्रेशर अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले इससे, क्योंकि मोल्स तो अपन को गिवन है। अब अपन पीए कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, बट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अपन ये जो था ना, इसमें ये तो कैंसिल हो गया था, ये अपन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो अपने पास क्या मिल रहा था ये, तो अपन इसकी जगह क्या कर देते हैं, प्रेशर कांस्टेंट कर लेते हैं, तो इसकी जगह लिख लेते हैं अपन बी की जगह या ए की जगह, दोनों में से किसी एक जगह लिख लेते हैं, तो बी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास पीबी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पीबी गिवन था, NART तो कैंसिल हो गया था अपॉन VAF इज इक्वल टू NB अपॉन RT, है ना, RT कैंसिल हो गया, VBF। तो अपन क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं VAF को, तो VAF विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो दैट विल बी NA अपॉन ये कितना है 5/4 इंटू VBF, दैट विल बी इक्वल टू NB अपॉन VBF, ठीक है ना, ये तो कैंसिल हो गया, तो Na इज इक्वल टू कितना आ जाएगा NB, तो मोलर रेशियो भी अपने पास पता चल गया कि भाई मोल्स कितने, तो अपन पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें, तो अपने पास पता चल गया Na इंटू R और T फाइनल टेम्परेचर अपन को पता चल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हो रहा है या इतना कैलकुलेशन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर, हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा तो हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा तो हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, पर ने किया वॉल्यूम का रेशियो आ गया अपने पास। अगर वॉल्यूम का रेशियो आ गया तो अपन को टोटल वॉल्यूम 4 गिवन तो है, टोटल वॉल्यूम 4 को डिवाइड करना है भाई, इतना लेना है अपन को, है ना। अपन को दो इक्वेशन गिवन है, क्यों फालतू में बन जा रहे हैं, अपन को पता था टोटल वॉल्यूम कितना है, सॉरी है, अपन ने वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी ना अपन को, इतना वही मैं सोचूं कि भाई इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना भाई, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन है ये है अपन को, 4 मीटर क्यूब गिवन है ना अपन को, भाई टोटल वॉल्यूम तो 4 मीटर क्यूब गिवन है ना, और ये अपन को वॉल्यूम का रेशियो आ गया, सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये अपने पास गिवन है कितना, ये कैलकुलेट कर लेते हैं 5/4 VBF प्लस 1 दैट इज VBF इज इक्वल टू 4, तो VBF कॉमन ले लेते हैं, सो 5/4 प्लस 1 that is equal to 4, so VBF will be equal to 4 plus here 9/4, so is equal to 4, उधर multiply करते हैं, so we'll get that VBF will be equal to 16/9, 16/9 का मतलब हो गया, that is what we get 16/9 VBF। तो अपन को बताना था what is the final volume of A, हाँ तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए बता देते हैं भाई, ये अपन को कैलकुलेट करना है, ये अपने पास आ गया उसी को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फिर अपन,
5/4 इज इक्वल टू VAF डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है अपने पास 16/4. VBF is 16/4. So VA will be equal to, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं और इसको बना देते हैं अपन 5 into 16 डिवाइडेड बाय 4 into 4. लो भाई आंसर अपना कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया. आंसर इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई से किया ना मैंने, 5 into 16 हो जाएगा और 4 into 4 हो जाएगा. कुछ गड़बड़ किया क्या? एक मिनट रुकना है, मैं यही सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ. VA चाहिए अपन को और इसको सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गड़बड़ कर दिया मैंने. VA प्लस VB कितना हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे VA into 4/5 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपने पास आ रहा है 4. तो इसको लिखेंगे VA विल बी इक्वल टू 5 1 plus 4/5. तो VA will be equal to VA into 9/5 is equal to 4. So VA will be equal to, that will be equal to 20 by, है ना, 9 आ रहा है. राइट ना, बनने कुछ गड़बड़ तो किया नहीं. गड़बड़ तो किया नहीं. 20/9 का मतलब हो गया अपने पास 2.2 मीटर क्यूब आ रहा है. तो ये 2.2 मीटर क्यूब हो गया और 1.8 मीटर क्यूब हो गया. आया? व्हाट इज द आंसर गिवन टू अस फॉर दिस? इसके लिए आंसर कितना गिवन है? आंसर गिवन है ना बन गया इसका. ठीक है, ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो वी गॉट द आंसर है. इतना ही आना है अपने लिए, क्योंकि उधर तो अपन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे थे. ठीक है, चलो फिर इसका तो हो गया. अब अपन पार्ट 2 की बात करते हैं. पार्ट 2 में एक मुझसे पूछा है एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का 6. एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का 6, 6, 9, 8, 9 एंड 20. तो मैं 6 वाला पहले बता देता हूँ. 6 वाले में गिवन है एट 300 केल्विन है. So we are given that at 300 Kelvin the density of the certain gas molecule is 2 bar, is double the molar mass of the gases. तो इसमें तो सीधा लिखो ना. देखो अपन को given है at 300 Kelvin मतलब temperature constant है ना. The density of the certain gas at 2 bar, so pressure is equal to 2 bar. certain gas अपन इसको x ले लेते हैं. प्रेशर 2 बार है और इसकी डेंसिटी जो है x की is double of that of nitrogen, so is twice of that of nitrogen, so density of N2 into 2. तो at 4 bar, तो density of pressure of nitrogen is equal to 4 bar and we can write density of nitrogen. ठीक है ना, वो अपन को गिवन है कुछ एक बार. तो अपन क्या करेंगे, वो कह रहा है कि द मोलर मास ऑफ द गैस. तो ठीक है, PM इज इक्वल टू DRT होता है. तो ये दोनों कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी का रिलेशन बना देते हैं. सो प्रेशर, वॉल्यूम और उसका एक रिलेशन बना लेते हैं अपन. तो बता देते हैं भाई क्या है अपने पास. PM upon D will be equal to
सो P1 M1 और D1, P2 M2 और D2। तो ठीक है, इसमें अपन गैस X के लिए ले लेते हैं, इसको अपन N2 के लिए ले लेते हैं। तो गैस X में प्रेशर कितना था 2 बार, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है और डेंसिटी उसकी ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन का डेंसिटी था, तो ये डेंसिटी ऑफ N2। और ये क्या हो जाएगा, प्रेशर हो गया अपने पास कितना 4 बार, मॉलिक्यूलर मास इसका 28 है और डेंसिटी इसकी DN2 है। मॉलिक्यूलर मास आ गया अपना 4 × 28। लो भाई आंसर आ गया। सिक्स के बाद 8 बताना है बच्चों। 8 में गिवन है 0.5 मोल्स ऑफ गैस X। ठीक है भाई। मेरे पास एक गैस X है, उसके नंबर ऑफ मोल्स 0.5 गिवन है। So 0.5 moles of gas A and X moles of gas B। अच्छा, मेरे पास एक गैस A है और एक गैस B है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू, राइट ना, दैट इज 0.5 और इसके नंबर ऑफ मोल्स इज X। Exert a pressure. So 0.5 moles of gas A and X moles of B exert a pressure of this much in a container of volume this at 1000 Kelvin। ठीक है भाई। ये टोटल मोल्स है। प्रेशर मुझे 200 पास्कल गिवन है, टेम्परेचर मुझे 1000 केल्विन गिवन है और वॉल्यूम मुझे 10 मीटर क्यूब गिवन है। द R इज द गैस कांस्टेंट इन जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो R बताना है पर को कितना। ठीक है, PV इक्वल टू nRT लिख लेते हैं भाई। प्रेशर कितना गिवन है मुझे 200 पास्कल, 200 ही रखूंगा क्योंकि उसने अपन को R का वैल्यू जूल्स पर केल्विन पूछा है, तो अपन इनकेस यूनिट में ही रखेंगे। वॉल्यूम को मीटर क्यूब और 10 रखा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 0.5 प्लस X आ जाएगा और R and we'll write that temperature as 1000 Kelvin। ये तो कैंसिल हो जाएगा। So what I got is 2 divided by 0.5 plus X is equal to R। So मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को है, क्योंकि R के टर्म्स में चाहिए ना अपन को। तो 2 will be equal to 0.5 R plus X, that is R। तो अगर मैं X कैलकुलेट करना है मुझे, तो इसको उधर ले जाता हूं। So 2 minus 0.5 R divided by R will be equal to X। तो 2 को मतलब 1/2 लिखते हैं इसको, तो इसका मतलब है 2 माइनस इसको 1/2 लिखें, तो वी कैन राइट दैट, इसको 1/2 लिख लेते हैं। तो X will be equal to 2 minus that is 1/2 R divided by R। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ऊपर नीचे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करता है और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करता है और अपना आंसर बता दो। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि फ्रैक्शन में कोई भी आंसर गिवन नहीं है। तो ये आ जाएगा अपने पास 4 माइनस R डिवाइडेड बाय 2R। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 4 minus R divided by 2R will be the answer। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा अपना। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में गिवन है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा है, 9 भी पूछा है। 9 देख लेते हैं पहले। A open vessel is at 27 degrees centigrade is heated until the 1/5 of the air is in it is escaped from the vessel. Assuming that the volume of the vessel remain constant, the temperature of the vessel has been heated to। हाँ, तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, N1 T1 is equal to N2 T। पहले इनिशियली 1 मोल ले लो, टेम्परेचर 27 मतलब 300 है। वो कह रहा है 1/5 had been expelled out, तो 1 था 2/5,
और 2/5 एस्केप कर गया, तो ये बचा हुआ है T2 पूछा है अपन से, बता दो। T2 इज द टेम्परेचर ना, तो इधर क्या होगा 5 - 2 3/5 आ गया, तो 300 इज इक्वल टू 3/5 इंटू T2, सो 1500 डिवाइडेड बाई 3, 500 आ रहा है टेम्परेचर केल्विन में, तो आ गया। ये आ गया। 10th वाले में गिवन है अपन को, वी आर गिवन द 3 प्लॉट्स। अब बहुत सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड ही गिवन है अपन को, है ना। वी आर गिवन द 3 प्लॉट्स corresponding to the most probable velocity of 1 2 3, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ 1 2 3, ठीक है। तो अपन को ऐसे क्यों बने भाई आपने ग्राफ दे दिए मुझे ऐसे, ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, और ये थर्ड ग्राफ है। इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 1 दे रखी है आपने, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपने 2 के लिए दे रखा है, और ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपने 3 के लिए दे रखा है। 3 गैसेस है मेरे पास, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जिसकी सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी वो ये हो गया, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अपन पहले H2 के लिए लिख लेते हैं भाई, VMP विल बी इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता क्या है, बताओ भाई। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2RT/m। तो इसमें एक N2 गिवन है और एक O2 गिवन है, सो VMP इज इक्वल टू 2RT/m, और O2 के लिए भी लिखूंगा VMP इज इक्वल टू 2RT/m। अब इसके लिए लिख लेता हूं, तो T मुझे, अब 2R तो सभी में कॉमन है, इसलिए अपन को मतलब सिर्फ 2R तो सभी में कॉमन है, तो 2R को कॉमन को प्रोपोर्शनलिटी में डाल देते हैं। इसका टेम्परेचर अपन को 300 केल्विन गिवन है, मास अपन को 2 गिवन है। इसका टेम्परेचर अपन को N2 का कितना गिवन है, 300 केल्विन, सभी ऑप्शन में। मास अपन को 28 पता है, और इसमें अपन लिखेंगे टेम्परेचर कितना 400 केल्विन, और मास अपन को 32 पता है। ये तो आया रूट ऑफ 150, और ये अपन के पास आएगा रूट ऑफ 328 ना। तो थोड़ा सा मतलब विल रीड दैट, ये कैंसिल हो रहा है इजीली, इसी को कर लेते हैं पहले। तो 4 और 8 जस्ट, सो 100/8 मतलब रूट ऑफ 12.5, 100/8 मतलब 12.5 ना, 100/4 मतलब 25, तो 8 इज 12.5। इसमें अपने पास अब बस ये तो पता चल गया कि इसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑक्सीजन का बहुत कम है H2 से, H2 तो रूट ऑफ 150 है। इसको चेक कर लेते हैं, तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/28 कर लेते हैं। तो अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसको मैं 10⁻² कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट हो गया ना अपने पास 0.1, तो 0 लगाया, ये 1 हो जाएगा, है ना, 1 2 आ गया अपने पास, तो फिर अपन उसको 200 बना देते हैं। सो 200 बनाएंगे तो इट विल बी 28 ना, 8 से तो छोटे ही आएगा, 7 ऐसे आ रहा है। तो ये ना मेरे पास 17 पॉइंट कुछ आ रहा है, ऐसे आ रहा है 28 ना, 17 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 28 17 नहीं आएगा, इट विल बी 28 और 300 ना, अपन मल्टीप्लाई भी करें तो भी आ जाएगा ना, 300 को अपन सीधे ही कर लेते हैं ना 28 से, तो ये अपने पास 1 आ जाता, 2 कैरी हो जाता, और 0 लगाते 200 आता, और 28 से अगर मल्टीप्लाई करते 200 को, तो 25 8 टाइम्स होता, 7 टाइम्स जाएगा, ठीक तो था 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये और ये, तो मतलब जो ग्राफ ये वाला होना चाहिए, ये H2 का होना चाहिए जो सबसे ज्यादा है, उसके बाद N2 है, और उसके बाद O2 है, ये अपना ग्राफ होना चाहिए। तो O2 का सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा H2 हो गया। फिर उसके बाद 1 ग्राफ जो होगा अपन को किस रेशियो में बताना है, 1 to 3,
तो सबसे पहला वाला ग्राफ जो होगा वो सबसे कम होगा तो O2 होगा, फिर N2 होगा और फिर H2 होगा। ये लो याद है। 10th के बाद है ही नहीं मेरे इसमें 20th क्वेश्चन से था। अच्छा 20th क्वेश्चन में अपन को गिवन है ABC 3 ग्राफ्स हैं और इसमें अपन से पूछा है आइडेंटिफाई ABC एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ तो ठीक है ना, स्पीड रहित बताने अपन को बता देंगे भाई। तो A वाला जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है, B वाला जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी होता है और C वाला आरएमएस वेलोसिटी होता है। तो उसमें क्या क्वेश्चन नंबर 20 किसने पूछा था भाई? तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये तो क्लास में पढ़ते हैं। मतलब उसमें कुछ कैलकुलेशन के लिए था ही नहीं किसी भी ग्राफ में। बताया था तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये VMP होता है और यहाँ VRMS होता है और दोनों के बीच में V एवरेज होता है। ये हो गया भाई, ये अपने डाउट्स हो गए। अब रियल गैस वाले डाउट्स वो आप रेडी करके रखोगे, रियल गैस वाले डाउट्स तो अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रियल गैस वाले डाउट्स आप कंप्लीट करके रखना। अब एक और पार्ट है, आप रियल गैस वाले डाउट्स को कंप्लीट करके रखना और क्योंकि आप ऑलरेडी रियल गैस को डिस्कस मतलब उनको कुछ तो पार्ट तो कर चुके होंगे। तो रियल गैस में एक्सरसाइज 1 एंड 3 क्योंकि उसमें काफी कम पार्ट है और बहुत दिन पहले अपन खत्म कर चुके हैं और ये वाला पार्ट आपके पास होगा जो अपन डिस्कस करेंगे। अब एक बात और याद रखना, एक्सरसाइज 2 ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस, ये मैं डिस्कस करूंगा आपसे और टाइमिंग बताऊंगा मैं आपको कब। मैं डाउट क्लास एक्स्ट्रा लगाऊंगा, उसमें अपन एक्स्ट्रा डाउट क्लास में ये पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 आइडियल गैस एंड रियल गैस, इसलिए आपको वो भी करना होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस करेंगे अपन। चलो अभी अपन पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आपका होमवर्क, ध्यान रखना ये आपको होमवर्क करना है। तो ये रियल गैस तो अपन काफी पहले से अपने पास होमवर्क है, अपन को डिस्कस करना है बस। अब अपन कुछ पढ़ लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को जो अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। हम लास्ट टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर रहे थे। और लॉ ऑफ एक्टिव मास ऐसे बात कर रहे थे और लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर लॉ ऑफ एक्टिव मास, ये अपन बात कर रहे थे लास्ट टाइम जो अपन डिस्कस कर रहे थे। लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ एक्टिव मास, ये बात अपन लास्ट टाइम कर रहे थे, ठीक। तो फिर लॉ ऑफ मास एक्शन में इट इज डिफाइंड एज the rate of any reaction, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. So the rate of any reaction will be directly proportional to the concentration of reactant and raised to the power of their molar coefficient, to the power of
their molar coefficient. Molar coefficient. That is how the rate of reaction is defined according to law of mass action. Okay? So we can write that rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power of its molar coefficients. That is how the rate is defined. Raised to the power of its molar coefficients. Example. Suppose मुझे given है a reaction twice of A plus A plus twice of B is in equilibrium with thrice of C plus 4D. These are the called molar coefficients. 1, 2, 3, 4. These are called molar coefficients. A and B are reactants and C and D are products. So we can write that. अभी ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और बैकवर्ड रिएक्शन भी है, तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF लिख लेता हूं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को R भी कर देता हूं. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन that is RF must be directly proportional to the concentration of A, क्योंकि रिएक्टेंट ये होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, ये रिएक्टेंट. So that will be directly proportional to the concentration of A to the power of 1 into concentration of B to the power of 2. मतलब it will be the concentration rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant raised to the power of their molar coefficients. Similarly, I can write that rate of backward reaction. A rate of backward reaction, that is RB जैसे लिख लेते हैं अपन, that will be directly proportional. अब backward direction के लिए तो reactant ये होंगे, भाई backward direction के लिए ना, reaction जब reverse होगा, तो these must be the reactant and this will be the product for the backward direction reaction. So concentration of C to the power of 3 into concentration of D to the power of 4. That is the rate. अब proportionality constant के लिए हम rate constant ले लेते हैं. So rate of forward reaction is equal to Kf into concentration of A into concentration of B to the power of 2. Rate of backward reaction will be equal to Kb into that is concentration of C to the power of 3 and D to the power of 4. Where Kf and Kb are, where Kf and Kb are rate constant for forward and backward direction and backward direction respectively. That is Kf. So we got the rate. How to express the rate of any reaction? Rate will be equal to rate constant. That will be a constant partner, proportionality constant. And that will be equal to concentration of A into concentration of B to the raised to the power of their molar coefficients. At equilibrium, we'll write that. At equilibrium, a rate of forward equal to rate of backward. इक्विलिब्रियम तो तभी अटेन होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाए. मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए इस रिएक्शन के लिए. These two should be equal to attain equilibrium. So at equilibrium, the rate of forward and rate of backward should be equal. So we can write that Kf into concentration of A into concentration of B to the power of 2
will be equal to concentration of Kb into concentration of C to the power of 3 into concentration of D to the power of 4. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Kf upon Kb will be equal to Kf upon Kb. Kb को मैं इधर लेके आया. So concentration of C to the power of 3 into concentration of D to the power of 4 divided by concentration of A into concentration of B to the power of 2. These two are constants. So let us write a new constant for this. Let Kf upon Kb, that is a constant, is equal to new constant that is called the Kc. तो अपन कहेंगे भाई then Kc will be equal to, that is called equilibrium constant for this reaction, concentration of C to the power of 3 into concentration of D to the power of 4 divided by concentration of A into concentration of B to the power of 2. This is the expression for rate constant, that is equilibrium constant for any reaction. अगर मुझे कोई रिएक्शन गिवन है तो मैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखूंगा? आई गॉट इट. Concentration of the product raised to the power of their molar coefficient divided by concentration of the reactant raised to the power of their molar coefficient. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. राइट Kc फॉर, मुझे एक रिएक्शन गिवन है. A reaction N2 plus 3H2 is an equilibrium with twice of NH3. तो मैं कहूंगा ठीक है, आंसर हो जाएगा मेरा द Kc will be equal to concentration of ammonia, क्योंकि आपने कहा product to the power of 2 divided by concentration of N2 into concentration of H2 to the power of 3 हो जाएगा. Product raised to the power of molar coefficient divided by reactant raised to the power of molar coefficient. So this is how I can write the Kc. So Kc जो होता है that is concentration of product, इसके molar coefficient और divided by concentration of the reactant, उनका भी molar coefficient का power. That is how we can write the reactant and product of the reaction raised to the power of their molar coefficients. वो लिखा. So we can write for any of these, but हमें कुछ points याद रखने होते हैं, जैसे actually these concentration what we have written they are called active masses. जो ये concentration अपन लिखे हुए हैं they are called active masses. तो हमें ऐसे लिखना चाहिए C का active mass raised to the power of 3, active mass of D raised to the power of 4, active mass of A into active mass of B to the power of 2. तो what will write that कि अगर कोई यहाँ पर solid होगा तो solids in a reaction are considered as a inactive masses. Equilibrium reaction पे अगर कोई solids होंगे तो they are considered as a inactive masses. तो फिर कहेंगे if any reactant or product are in solid state, product are in solid state. If any reactant or product are in solid state, then they are inactive mass. So
their concentration is always equal to 1. Always equal to 1. अपन को हमेशा 1 लेना पड़ेगा. तो एक एग्जांपल लेके देख लेते. अगर हमारे पास ऐसे गिवन है CaCO3 इज सॉलिड है और इसको हमने डिकम्पोज किया. So I got calcium oxide solid plus CO2 gas. ये मिला अपने पास. तो इसके लिए जो Kc होगा that is equilibrium constant, that is only this is a gas, these two are solid, so their concentration are considered as 1 the unit. तो फिर हमारे पास सिर्फ यही है. तो इसको अपन लिखेंगे CO2. So Kc will be equal to the concentration of CO2 in the reaction. ये अपने पास Kc होता है. अगर कोई सॉलिड्स है तो अपन को उसका कंसंट्रेशन राइट यूनिट लेना होगा. दूसरा ऑल्सो इफ प्योर लिक्विड्स right now if the pure liquids like water is present as a medium of reaction. Medium मतलब जिसमें solution को बनाया. Medium of reaction. Then also its concentration is assumed 1. उसको भी हम 1 assume करने वाले. यूनिट लेने वाले. उसको भी अपन 1 लेने वाले. राइट. अगर कोई लिक्विड वाटर वगैरह ऐसे प्रेजेंट है तो भी हम उसके कंसंट्रेशन को इन्वॉल्व नहीं करने वाले. तो लाइक दैट वी कैन राइट. तो जैसे अगर हमारे पास गिवन है एस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. ठीक है. ये एग्जांपल अपन ऐसे लिख लेते हैं. यहाँ पर अगर हमारे पास CH3 है, कोई एसिड है और उसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया और वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है. CH3CO नेगेटिव बनाएगा प्लस H3O पॉजिटिव बनाएगा. तो उसके Kc एक्सप्रेशन में ये नहीं आएगा, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस आएगा बस. तो जो मैं उसका Kc एक्सप्रेशन लिखूंगा तो उसमें मैं लिखूंगा CH3CO नेगेटिव into H3O positive divided by CH3COH बस. That is the Kc expression. उसमें water नहीं आएगा because water is a pure liquid and it is a medium in the reaction. और मीडियम होगा रिएक्शन में तो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा. तो रेट से उसके कॉन्सेंट्रेशन से रेट पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. तो वो अपन कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी जगह 1 ले लेंगे. ठीक है. तो वी कैन राइट लाइक दैट. अब अगर मान लेते हैं अपन इधर केसी में अपन ने ऑब्वियसली बात है गैसियस रिएक्शन भी लिए, सॉलिड वाले भी लिए, एक्वस सॉल्यूशन वाले भी ले सकते हैं. तो ये केसी एक्सप्रेशन था. हम गैसियस रिएक्शन के लिए नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बना सकते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन. For gaseous reaction, that is if all the reactant and product are in gaseous state. अगर सारे reactant and product are in gaseous state तो हम क्या कर सकते हैं? When the reactant and product are in gaseous state,
प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो क्या कर सकते हैं अपन, वो देखते हैं। When the reactant and product are in gaseous state, so what I can write, suppose अपन एक रिएक्शन कंसीडर कर लेंगे, एग्जाम्पल मुझे एक रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन एक जनरलाइज्ड रिएक्शन फिर लिख लेते हैं अपन, कैसे A in gaseous state plus 2B in gaseous state, equilibrium with 3C in gaseous state and 4D in gaseous state. सॉलिड्स का एक्टिव मास 0 मतलब 1 होता है, सॉलिड्स आर नॉट द एक्टिव मासेस। सो ये जो ब्रैकेट लिखते हैं ना अपन ऐसे, एक्टिव मास is equal to S, and this is nothing but the concentration. और concentration क्या होता है, number of moles into 1000 divided by volume in ml, या डायरेक्टली लिख सकते हैं वॉल्यूम इन लीटर्स, liters per liter, that is called the active mass. So active mass is nothing but the concentration की बात कर रहे हैं आप, तो सॉलिड्स के लिए थोड़ी कोई concentration होगा, क्योंकि सॉलिड का concentration तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। सॉलिड्स में क्या होगा, अगर मेरे पास कोई सॉलिड है, सपोज ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, तो आप उसका मोल्स क्या लिखोगे, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, भाई ग्राम में वेट तो गिवन होगा ना, और वॉल्यूम क्या लिखोगे, तो अपन कहेंगे वेट अपॉन डेंसिटी, लिखेंगे ना अपन, ये मॉलिक्यूलर वेट था, तो अपने पास क्या आएगा, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी अपॉन वेट, ये तो कैंसिल हुआ। अब किसी भी सॉलिड का डेंसिटी कांस्टेंट होता है और उसका मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात, एक्टिव मास को कांस्टेंट रहना चाहिए किसी भी सॉलिड का। भाई अगर अपन कहते हैं कि नहीं नहीं सॉलिड रिएक्ट करेगा तो उसका अमाउंट तो कम होगा ना, वो तो छोटा हो जाएगा ना रिएक्ट करने के बाद, या बनेगा तो अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन अमाउंट छोटा हो या बढ़ जाए, उसका एक्टिव मास तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा ना, तो वो छोटा होगा या बढ़ेगा, ना तो उसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज होने वाला है और ना ही उसका डेंसिटी चेंज होने वाला है। तो अपन कहेंगे रिएक्शन में टेक पार्ट तो करेगा, रिएक्ट तो करेगा, अगर रिएक्ट करेगा तो मास कम होगा, और बनेगा अगर किसी रिएक्शन में तो मास बढ़ेगा। तो मास कम हो या मास बढ़ जाए, उसकी डेंसिटी दोनों की सेम होगी, इट डजंट मैटर कि कितना अमाउंट है, और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, इट डजंट मैटर कि कितना अमाउंट है, इसलिए अपन उसे यूनिटी लेते हैं। तो ये बार बार जो अपन एक्टिव मास बोल रहा हूं, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट एक्टिव मास, वी गॉट इट है कि एक्टिव मास होता क्या है। इस रिएक्शन के लिए केसी तो मैं लिख सकता हूं, concentration of product raised to the power of their molar coefficient divided by concentration of the reactant raised to the power of their molar coefficient, ये लिख सकते हैं। For gases we can take partial pressures, क्या ले सकते हैं अपन, पार्शियल प्रेशर ले सकते हैं, और पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू nRT अपॉन V लिख सकते हैं, ये अपन ऐसे लिख लेते हैं, PV इज इक्वल टू, ये तो Kc ऑफ द रिएक्शन है, सो PV इज इक्वल टू होता है nRT, so I can write that partial pressure P upon RT will be equal to N by V,
और N by V क्या होता है? Concentration. Therefore, I can write the concentration in terms of pressure also, but that will be pressure divided by RT. तो मैं लिख सकता हूं भाई, so concentration of A in terms of pressure, PA upon RT लिख सकता हूं. Concentration of B will be equal to partial pressure of B divided by RT लिख सकता हूं. Concentration of C will be equal to PC divided by RT लिख सकता हूं, and concentration of D will be equal to PD divided by RT. यहां से लिखा आपने PV इक्वल टू, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें. Therefore Kc will be equal to C क्या हो जाएगा, partial pressure of C divided by RT to the power of 3. Partial pressure of D divided by RT to the power of 4. Partial pressure of A divided by RT. And partial pressure of B divided by RT to the power of 2. ये हो जाएगा. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 by RT कॉमन ले लेता हूँ. इधर 1 by RT का पावर 3 है और इधर 4 है. Into partial pressure of C to the power of 3 into partial pressure of D to the power of 4. इधर भी 1 by RT कॉमन ले सकता हूँ. 1 by RT to the power of, ये 1 है और ये 2 है, so 1 plus 2 into partial pressure of A into partial pressure of B to the power of 2. 1 by RT को अपन ऐसे कर सकते हैं, 1 by RT, इसको 3 plus 4 और इसको भी उधर ही लिख लेते हैं, तो -1 plus 2 into partial pressure of C to the power of 3 into partial pressure of the power of 4 divided by partial pressure of A into partial pressure of B to the power of 2. ये लिख सकते हैं. Now we'll write that if delta Ng is equal to, N is number of moles, if delta Ng is equal to total moles, sum of the moles of moles of product minus sum of the moles of reactant in gaseous state, in gaseous state. तो आपने यही तो लिखा हुआ है, ये डेल्टा एनजी बोल सकता हूं. डेल्टा एनजी क्या होता है, सम ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, क्योंकि यहां पर भी अपन एबीसीडी ले रहे हैं ना, जनरलाइज्ड इक्वेशन. तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर केसी विल बी इक्वल टू 1 by RT को मैं लिख सकता हूं to the power of delta Ng into partial pressure of C to the power of 3, partial pressure of D to the power of 4 divided by partial pressure of A into partial pressure of B to the power of 2. Delta Ng is number of moles of the product minus number of moles of the reactant in gaseous state, जो gaseous state. तब तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Kc into RT to the power of delta G
is equal to partial pressure of C to the power of 3, partial pressure of D to the power of 4 divided by partial pressure of A into partial pressure of B to the power of 2. यहां पर अगर अपन चेक करेंगे Kc R T delta Ng are constants, remain constant for equilibrium reaction. किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए ये Kc तो कांस्टेंट रहेगा, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट है ना, वो तो Kf अपॉन Kb तो कभी चेंज नहीं होता. R तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. वन सा इक्विलिब्रियम अटेन इक्विलिब्रियम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. और डेल्टा Ng मोलर कोफिशिएंट है, किसी भी रिएक्शन के बैलेंसिंग में उसके मोलर कोफिशिएंट थोड़ी चेंज हो सकते हैं अगर बैलेंस रिएक्शन. दे ऑल आर कांस्टेंट. तो फिर इसको मैं नया कांस्टेंट, and that new constant is Kp, which is in terms of partial pressure. P d to the power of 4 divided by Pa into Pb to the power of 2. ये आ गया नया constant. And Kp will be equal to Kc into Rt to the power of delta. ये आ गया the equation. Kp एक्सप्रेशन आ गया बिल्कुल वैसे ही है जैसे Kc में होता है. बस Kc में क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, और Kp में क्या होता है, प्रेशर टर्म्स होता है. गॉट ना. Kc में क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, और Kp में क्या होता है, प्रेशर टर्म्स होते हैं. Kp में सिर्फ गैसेस के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड नहीं हो सकते. Kp expression is only for gases. सॉल्यूशंस के लिए नहीं होता. बट Kc expression can have gases and solutions. In both cases, solids are not included. Because they are inactive mass. They are inactive mass. किसी भी रिएक्शन के लिए Kp लिखने के लिए कम से कम एक गैस तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ गैसेस की एक्सप्रेशन. If for any reaction given reaction, if for any reaction what is given to us, delta Ng is equal to 0, then Kp will be equal to Kc. अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो anything to the power of 0 is equal to 1. Example, H2 plus Cl2 is an equilibrium with twice of HCl. तो इसमें 2 और प्रोडक्ट भी टोटल मोल्स 2 है और रिएक्टेंट भी टोटल मोल्स 2 है, तो डेल्टा Ng 0 आएगा. If delta Ng is greater than 0,
अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब इस पार्ट का कुछ वैल्यू होगा। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब इस पार्ट का वैल्यू होगा, और इस पार्ट को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो केपी आएगा, मतलब केपी इज ग्रेटर देन केसी। तो लिख देंगे केपी ग्रेटर देन केसी, मतलब ये डेल्टा एन ग्रेटर देन 0। PCl5 को डिकम्पोज करता है PCl3, that is in gaseous state, Cl2 in gaseous state. If delta Ng is less than 0, then Kp is less than Kc. So we can write that in that case N2 plus 3H2 is in equilibrium with twice of gas. ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। इसके लिए डेल्टा Ng 1 है और इसके लिए डेल्टा Ng -2 है। 2 minus 1 plus 4, total moles of the product minus total molar coefficient of the reactant in gaseous state. That is, this is about the Kp and Kc expressions. ठीक है भाई, Kp में अपन को गैसियस टर्म लिखने होते हैं और उनके पार्शियल प्रेशर लिखने होते हैं, और Kc में अपन को कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखने होते हैं, लेकिन दोनों में ही सॉलिड्स नहीं हो सकते। Kp में सिर्फ गैसेस हो सकते हैं, Kc में गैसेस भी हो सकते हैं और सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, aqueous solutions। ठीक, तो for the expressions what you have to do, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, रिएक्शंस देता हूं, उसके लिए आप Kp एक्सप्रेशन और Kc एक्सप्रेशन लिख के बताओ। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ऐसे रिएक्शंस देता हूं। राइट, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड Kc as well as डेल्टा Ng फॉर, आपको डेल्टा Ng भी बताना है रिएक्शन के लिए। मान लो मेरे पास ऐसे
Kp, Kc एंड डेल्टा Ng बताना है अपन को इन रिएक्शन के लिए।
हो गया? मेरे ख्याल से हो गया होगा, चेक करें अपन। सो फर्स्ट वाले में Kc और Kp लिखते हैं। Kc will be equal to concentration of H2S into concentration of NH3। भाई Kc में तो concentration लिखेंगे, ये सॉलिड है तो वो तो एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं। Kp लिखूंगा तो इसी को पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखूंगा, दोनों ही गैसेस थे तो वो तो उसमें आएगा, H2S भी आएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 भी आएगा। और उसके लिए डेल्टा एनजी लिखेंगे, तो डेल्टा एनजी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में 1 + 1 2, वो सॉलिड है, हमें सिर्फ गैसेस लेना होता है, तो 2 - 0 दैट इज इक्वल टू 2, ये डेल्टा एनजी। इसके लिए केसी लिखूंगा तो 1/concentration of O2 to the power of 5, सॉलिड देते नहीं, एंड इसके लिए केपी लिखेंगे तो 1/partial pressure of O2 to the power of 5। यही एक गैसियस टर्म में था ना, बाकी सब तो सॉलिड थे और वो भी रिएक्टेंट साइड है। सो केसी और केपी तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना होता है ना, तो रिएक्टेंट लिखूंगा तो 1 लिखूंगा, प्रोडक्ट तो सॉलिड है उसके लिए 1 लिखूंगा। डेल्टा एनजी लिखूंगा तो आई राइट दैट डेल्टा एनजी प्रोडक्ट सम ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में 0 -5, सो -5 आता है इसके लिए, डेल्टा एनजी इज -5।
सम ऑफ द मोलर कोफिशिएंट्स ना, प्रोडक्ट की तरफ ये तो सॉलिड है, तो एनजी जी का मतलब ये है कि सिर्फ गैसेस को इन्वॉल्व करना, डेल्टा एनजी। ओके, कोई डाउट है? इसमें लिखेंगे तो केसी भी नोट दैट, केसी में तो गैसेस टर्म भी आते हैं, प्रेशर टर्म भी, कंसंट्रेशन टर्म। तो N2 into H2 to the power of 3 divided by concentration of NH3 to the power of 2, ये इसका केसी एक्सप्रेशन। और इसका केपी एक्सप्रेशन होगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 into पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 to the power of 3 divided by partial pressure of N2 NH3 to the power of 2। डेल्टा एनजी यहाँ कोई सॉलिड नहीं है, सारे के सारे गैसेस थे, तो 1 + 3 माइनस उसका मोलर कोफिशिएंट 1 + 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, ये उसका डेल्टा एनजी होगा। ठीक, अब इसमें अपन कहेंगे, इस वाले में Kc विल बी इक्वल टू concentration of CH3COH, that is a liquid, concentration of C2H5OH, that is also a liquid, divided by concentration of, ये हाइड्रोलिसिस, वाटर अपन ऐड कर रहे हैं ना किसी में रिएक्शन के लिए, तो वो हाइड्रोलिसिस होता है। तो CH3CO C2H5 वाटर को इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना, ये उसका एक्सप्रेशन होगा। तो अपन कहेंगे ये भी तो लिक्विड और लिक्विड लिखा, लेकिन ये प्योर थोड़ी है, तो मिक्स्ड, ये एक्सेस में होगा। वैसे तो सॉल्यूशन अपन यहां भी लिख रहे हैं aqueous HCl, that is in form of liquid। इसके लिए Kp क्या लिखें, तो Kp इज, अपन कहेंगे इसमें कोई गैसियस टर्म नहीं है, तो Kp is, we'll say that we cannot write Kp for this, it's constant, क्योंकि इसमें कोई गैसियस टर्म नहीं है, so Kp can't be expressed or written as there is no gaseous term, gaseous term। तो इसमें कोई गैसियस टर्म नहीं है, and delta Ng will be equal to 0, again there is no gaseous term, तो delta Ng क्या लिखेंगे अपन, 0 लिखेंगे, no gaseous term, delta Ng 0। अब इसके लिए देखते हैं फिफ्थ वाले के लिए, इसके लिए मैं Kc लिखूंगा तो concentration of FeCl2, concentration of H2 divided by concentration of HCl to the power of 2, ये तो सॉलिड है, ये अपना Kc। अगर मैं Kp एक्सप्रेशन लिखूंगा तो इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, बस, क्योंकि Kp एक्सप्रेशन में सिर्फ गैसेस टर्म आते हैं, Kc एक्सप्रेशन में गैसेस एज वेल एज कंसंट्रेशन टर्म आते हैं। इधर देखते हैं अपन, Kc विल, और इसमें डेल्टा Ng है, डेल्टा Ng विल बी इक्वल टू 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1, व्हाई इट इज सो, ये 1 गैसियस टर्म है, इधर तो कुछ है ही नहीं गैसेस, तो कुछ माइनस तो करना ही नहीं पड़ेगा, सब 0 हो गया फिर तो अगर प्रोडक्ट साइड में 1 है तो अपन को सम ऑफ द मोलर कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट। अब इसके लिए देखते हैं, concentration of CO2 is Kc, Kp is equal to partial pressure of CO2 and delta Ng will be equal to 1।
क्योंकि प्रोडक्ट साइड तो एक ही गैसियस टर्म है, बाकी सब सॉलिड है, तो वी कैन राइट लाइक दैट। इसमें ये तो सॉलिड है तो अपॉन, लेकिन ये तो गैसेस है तो केसी लिखूंगा ना, 1 upon ammonia, concentration of ammonia to the power of 2 into concentration of CO2। Kp लिखूंगा तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखूंगा, 1 upon partial pressure of ammonia to the power of 2 and partial pressure of CO2 and delta Ng। तो यहां तो सॉलिड है, सो 0 minus 2 plus 1, it is -3। तो डेल्टा Ng will be equal to -3। समझ में आया? और यहां पर Kc will be equal to Kp, है ना भाई? यहां पर क्या होगा, डेल्टा Ng will be equal to 0 ना, so Kp will be equal to Kc। delta Ng is equal to 0, so Kp is equal to Kc is equal to कितना आ जाएगा, Kc लिख देते हैं अपन। so concentration of NO to the power of 2 divided by concentration of N2 into concentration of O2। Kp और Kc इक्वल होंगे क्योंकि डेल्टा Ng 0 है। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा Ng 0 है तो इसके लिए Kp और Kc इक्वल। ये आपका एक्सप्रेशन जो अपन ने सीखा वो देख लिया भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह से। तो Kp और Kc एक्सप्रेशन अपन ने सीख लिए, कैसे लिखते हैं, वी नो दैट। किसी को कोई डाउट होगा किसी पार्ट में तो आप बता दीजिए, मैं उस पार्ट को डिस्कस कर दूंगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा किसी पार्ट में तो आप बता दीजिए, मैं उसको डिस्कस कर देता हूं। एनी डाउट? तो फर्स्ट पॉइंट में अपन क्या लिखते हैं ना भाई, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc एंड Kc। तो यूनिट ऑफ Kp इज इक्वल टू होता है एटमॉस्फेयर अपन प्रेशर ले लेते हैं टू द पावर ऑफ डेल्टा N। तो जैसे अपन लिखेंगे भाई, हमारे पास गिवन है N2 plus 3H2 is an equilibrium with twice of NH3। तो मैं Kp लिखूंगा, that will be equal to NH3 to the power of 2 divided by N2 into NH2 to the power of 3। तो इसको मैं लिखूंगा एटमॉस्फेयर प्रेशर को, Kp के लिए प्रेशर लिखना था अपन को, मुझे लगा पहले Kc लिख देते हैं फिर Kp लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अपन ऐसा लिख सकते हैं। उसी को प्रेशर बना दो, P को कंसंट्रेशन को, P of H2 to the power of 3। इसको आप ऐसे बना दो, एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, ये एटमॉस्फेयर होगा N2 के लिए और ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ 3। तो क्या आएगा अपने पास, एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ -2। तो वो डेल्टा Ng तो है, इसका डेल्टा Ng होगा 2 - 4 -2, तो मैंने डेल्टा Ng लिख दिया। Kp का यूनिट लिख लेते हैं अपन। तो यूनिट ऑफ Kp लिख लिया अपन ने, Kc बताना है अपन को, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन मतलब मोल्स पर लीटर
to the power of, इसको ना अपन डेल्टा एन बना देते हैं, क्योंकि इक्वेशन भी होंगे उसमें, मतलब सोल्यूशन फॉर्म भी होगा और गैसियस स्टेट भी होगा, where delta n is moles of product minus moles of reactant. In gas as well as solution state. Solution state. उस सोल्यूशन और गैस दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। कैसे? मान लो अपन को ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। Fe सॉलिड है, ट्वाइस ऑफ HCl एक्वस सोल्यूशन है, FeCl2 एक्वस सोल्यूशन है, प्लस H2 लिख लेते हैं इसमें गैसियस स्टेट। तो इसके लिए अगर आप डेल्टा Ng पूछोगे तो 1 है, लेकिन डेल्टा n पूछोगे तो 0 आ जाएगा। फिर तो अपन ने अच्छा एग्जांपल नहीं लिया यार, मुझे दूसरा एग्जांपल लेना चाहिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो डेल्टा n मतलब आपको लिखना तो है, बता कंसेप्ट बता दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो केपी इसका अपन को पता है क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, एंड केसी concentration of H2, FeCl2, HCl to the power of 2। अभी क्या होगा केसी में, ये मोल्स पर लीटर, ये भी मोल्स पर लीटर, और ये मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो यहां पर केसी यूनिट लेस आ गया। इसलिए मैं बोल रहा था कि यार अच्छा एग्जांपल नहीं लिया आपने। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है ना? तो अगर मान लो डेल्टा एन में क्या हो जाएगा ना, अपन दिस एंड दिस एक्वस और गैस सिस्टम दोनों इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन डेल्टा एनजी होता है हमेशा, डेल्टा एनजी का ध्यान रखना, क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन लिख लेंगे। मैं तो बस इसलिए बता रहा हूं कि अगर मुझे केपी का वैल्यू गिवन है, मतलब मुझे ऐसे गिवन है किसी क्वेश्चन में, केपी इज इक्वल टू 0.8 एटमॉस्फेयर -2, तो मैं ये बता दूंगा कि अच्छा उस रिएक्शन का ना डेल्टा एनजी -2 रहा होगा। पर रिएक्शन नहीं भी गिवन है, लेकिन यूनिट गिवन है केपी का, तो केपी के यूनिट से मैं ये बता सकता हूं कि उस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या रहा होगा। समझ गया ना? यूनिट अपन क्यों लिख रहे हैं, मैं उससे ये बता दूंगा कि उसका डेल्टा एनजी क्या रहा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक तो यूनिट की बात कर लिया, अब दूसरे पॉइंट, Kc is a ratio of Kf and Kb, a ratio of constants, Kf and Kb, which is independent of concentration. Of concentration. Right. So Kc or Kp never changes with change in concentration or pressure. ये कभी चेंज नहीं होंगे। देखो भाई, अपन ने लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन,
raised to the power of molar coefficient. Rate is directly proportional to the concentration raised to the power of molar coefficient. मतलब concentration change करोगे तो rate change होगा. Why the rate constant will change? तो constant है. So concentration change करने से rate change होता है, rate constant नहीं. And Kc is a ratio of rate constant. So concentration change करने से Kf और Kb कभी change नहीं होते. मतलब Kc कभी change नहीं होगा. या Kp कभी change नहीं होगा. Concentration change करो, rate change होगा. Why the rate constant will change? By rate directly proportional होता है concentration से, not the rate constants. This is called law of chemical equivalence. Law of chemical equivalence. So Kc is the ratio of rate constant, that is Ks, right ना? तो अपन क्या कहेंगे, अगर किसी रिएक्शन में मैंने किसी के पार्शियल प्रेशर को चेंज किया तो क्या ये चेंज होगा? अपन कहेंगे नहीं. या किसी के कंसंट्रेशन को चेंज किया तो क्या Kc चेंज होगा? नहीं. Why it is so? क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज होगा, रेट कांस्टेंट नहीं. कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट चेंज होगा, रेट कांस्टेंट नहीं. और रेट कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. वो क्यों चेंज होगा? दैट इज अ कांस्टेंट. इसलिए कंसंट्रेशन या प्रेशर को चेंज करने से Kp और Kc कभी चेंज नहीं होंगे. अगर मान लो मेरी मर्जी, मेरे पास ये गिवन है रिएक्शन. अब मैं कहूंगा मेरी मर्जी, मैंने तो HCl डाल दिया इसमें. इक्विलिब्रियम पे था रिएक्शन, मैंने HCl डाल दिया उसमें. तो HCl का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा. हाँ बढ़ेगा. तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी ना. तो ये रेशियो तो छोटा हो जाएगा. और रेशियो छोटा होगा तो इसको छोटा होना चाहिए. अपन कहेंगे पॉसिबल ही नहीं. भाई जब आप इसको इंक्रीज करोगे, इसको इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. और ये टेंडेंसी इस तरफ आने की, उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी. तो इसका मतलब अगर मैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड आ जाएगा. तो इसका कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा और इनका बढ़ना. मतलब जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसको इसमें HCl ऐड करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाके इन दोनों के कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएगा और इसको जो आपने बढ़ाया वो कम करना शुरू करेगा. कब तक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? जब तक कि इनका रेशियो, मतलब ये वाला रेशियो इसके बराबर ना हो जाए. ये चेंज नहीं हो सकता ना. अगर इसका वैल्यू आपने 8 ले रखा है तो फिर इनका रेशियो हमेशा 8 रहेगा इक्विलिब्रियम पे. अगर आप HCl को बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. कब तक जाएगा? जब तक कि ये रेशियो वापस 8 हो जाए. That is equilibrium constant of the reaction. Right? That is how we write the equilibrium constant. So Kc का रेशियो कभी भी प्रेशर या कंसंट्रेशन को चेंज करने से चेंज नहीं होता. अपन एक बार क्लियरली लिख लेते हैं. Kc एक ही कंडीशन में चेंज हो सकता है. Kp या Kc एक ही कंडीशन है जिसमें वो चेंज हो सकता है. बस उसके अलावा कुछ भी करो आप, Kp और Kc चेंज नहीं होगा. और वो कौन सा कंडीशन होगा? जिस कंडीशन में ये चेंज होते होंगे, बस वही एक कंडीशन होगी जिसमें Kp या Kc चेंज हो सकते हैं. और वो एक ही कंडीशन है, एंड दैट इज टेम्परेचर. Kp and Kc can only change if the temperature changes. Kc only changes
if the temperature changes. अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो यही एक कंडीशन है जिसमें केपी और केसी चेंज हो सकते हैं, वरना केपी और केसी कभी चेंज नहीं होते, एंड दैट इज बाय वेंट ऑफ इक्वेशन, दैट इज बाय द वेंट ऑफ इक्वेशन. वेंट ऑफ इक्वेशन होता है log of kc2 upon kc1 is equal to delta h upon 2.303 r into 1 upon t1 minus 1 upon t2. ये वेंट ऑफ इक्वेशन. Where kc1 is the equilibrium constant at T1 temperature. Kc2 is the equilibrium constant at T2 temperature. Delta H is the enthalpy of reaction. That is heat exchange. ये होता है. अब इससे आगे पर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, इससे आगे पर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. अच्छा, मैंने एक्सरसाइज 2 आपको करने के लिए बोला है, अब करके रखना है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज 2 कॉमन डिस्कस करूंगा. जैसे ओसी की क्लास होती है ना, वैसे अपन एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करें. ठीक है. ठीक है. सो दैट इज ऑल, आप लोग नोट कर लो. Thank you, sir.